भारतीय अर्थव्यवस्था में कर सुधारों की भूमिका। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कर सुधारों की भूमिका कैसे सही हो सकती है। कर एक अनिवार्य शुल्क या वित्तीय शुल्क है जो किसी भी सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या संगठन पर सार्वजनिक कार्यों जैसे सर्वोत्तम सुविधाएं और बुनियादी ढांचा के निर्माण हेतु आवश्यक राजस्व की पूर्ति हेतु लगाया जाता है। स्वतंत्र भारत में यदि वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत कर संरचना की बात करें तो कर के दो प्रकार से वर्गीय किया जाता है: प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जो एक व्यक्ति या संगठन द्वारा प्रत्यक्ष यानी सीधे तौर पर उस संस्था को दिया जाता है जिसने इसे अधिरोपित किया है। उदाहरण के लिए एक व्यक्तिगत करदाता आयकर, वास्तविक संपत्ति करदाता संपत्ति का सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए सरकार को प्रत्यक्ष कर भुगतान करता है। यदि अप्रत्यक्ष करों की बात की जाए तो यह एक ऐसा कर है जिसे वस्तुओं और सेवाओं पर उस ग्राहक तक पहुंचने से पहले अधिरोपित किया जाता है जो अंततः खरीदे गए सामान या सेवा के बाजार मूल्य के हिस्से के रूप में प्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है। उदाहरण के लिए वस्तु एक सेवा कर जीएसटी आयात शुल्क है। भारत में प्रचलित वर्तमान कराधान प्रणाली की आरंभिक जड़ें जेम्स विलियम्स द्वारा वर्ष 1860 में प्रस्तुत किए गए प्रथम भारतीय बजट में खोजी जा सकती है। इस बजट में पहली बार विल्सन ने कर कानूनों और कागज की मुद्रा के प्रचलन की बात कही। विल्सन द्वारा प्रस्तुत किए गए कर संबंधी कानूनों का तीखा विरोध भी हुआ। ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक अफसर चार्ल्स ट्रेवलियन ने द वीक नामक अखबार में अपनी बात रखते हुए कहा कि राज्य उन लोगों पर कर कैसे लगा सकता है जिनका सरकार में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ट्रेवलियन द्वारा सरकार ने हिस्सेदारी के संबंध उठाया गया। ये सवाल बाद में गठित हुई राजनीतिक संस्थाओं जैसे इंडियन एसोसिएशंस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जोर शोर से उठाया गया। यदि भारत की स्वतंत्रता से पहले प्रमुख कर धाराओं की बात करें तो वर्ष 1935 में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत वस्तुओं की बिक्री पर कर अधिरोपण को राज्य सूची में शामिल किया गया था। अधिनियम के इसी प्रावधान के आधार पर सबसे पहले मद्रास में वर्ष 1939 में बिक्री कर संबंधी कानून बने। इसके बाद 1941 में पंजाब व अन्य राज्यों में भी बिक्री कर संबंधी प्रावधान लाए गए। भारतीय स्वतंत्रता के एक दशक बाद यानी वर्ष 1957 से 58 के वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तुत किए गए बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी ने सक्रिय आय और निष्क्रिय आय के माध्यम से अंतर बताते हुए सक्रिय आय के तहत नौकरियों और व्यापार को रखा, जबकि निष्क्रिय आय के तहत किराए पर दी गई संपत्तियों और ब्याज को रखा। इसके साथ ही किसी भी किस्म के आयात हेतु लाइसेंस को जरूरी कर दिया गया। संपत्ति कर भी लगाया गया व सीमा एक उत्पादन शुल्कों को 400% तक बढ़ाया गया। कर सुधार की प्रक्रिया में वर्ष 1974 में एल.के. झा समिति गठित की गई। उन्होंने उत्पादन पर मूल्य वर्धित कर अर्थात वैट लगाने की संतुलित दी। वैट एक अवधारणा है और इसे बिक्री कर के समुच्चय के अंतर्गत रखा जा सकता है। दरअसल एक वस्तु विभिन्न चरणों जैसे फैक्ट्री, वितरक, थोक विक्रेता, खुदरा दुकानदार से होते हुए अंतिम खरीदार तक पहुंचती है। ऐसे में ये सभी हितधारक अपना अपना मुनाफा भी लेते हैं। वैट इन्हीं मुनाफों पर लगने वाला एक कर है। वर्ष 1976 में तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा कर सुधारों के अंतर्गत दरों को कम किया गया। यहाँ पर स्रोत आधारित करों को अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। इन कर सुधारों को प्रभाव अगले 30 सालों तक बना रहा। वोडाफोन और कर अधिकारियों के मध्य कर संबंधी विवाद के लिए हुई लड़ाई इसका एक उदाहरण है। दरअसल वोडाफोन भारतीय टेलीकॉम कंपनियों में किए गए अप्रत्यक्ष अधिग्रहण को कर अधिकारियों द्वारा कराधान की परिधि में लाया गया था। इसके विरुद्ध वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वोडाफोन के पक्ष में ही सुनाया।
आपातकालीन के बाद 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इनकी सरकार में वित्त मंत्री हीरूभाई एम पटेल द्वारा वित्त वर्ष 1978 से वर्ष 1979 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया जाता है। इसके अंतर्गत विदेशी कंपनियों के लिए अनिवार्य किया जाता है कि वे किसी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर ही बिजनेस करेंगे। इसके बाद विदेशी कंपनी और भारतीय कंपनी के संयुक्त नामों वाली कंपनियों सामने आती हैं। मारुति सुजुकी, हीरो होंडा इसी के उदाहरण है। कोका कोला द्वारा इस शर्त को नहीं माना जाता था, इसी कारण उस दौर में उनका अस्तित्व समाप्त हो गया था। इसके बाद अर्थव्यवस्था में उन कर सुधारों को प्रस्तुत किया जाता है जिनकी बदौलत भारत आज विश्व की 5 शीर्षक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। वर्ष 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में आर्थिक उदारीकरण की एक नई इबारत गढ़ी गई जाती है। इसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के विचारों को शामिल किया जाता है। हालांकि वित्त संबंधी मामलों के विशेषज्ञ इन अर्थों सुधारों के पीछे विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार द्वारा लाइसेंस राज्य को खत्म करने को मानते हैं। इसी सुधार के बरखस भारत में सोने की तस्कीर के गिरावट आई, क्योंकि अब सोने का दाम पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा गिर चुका था। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों के दौरान ही कुछ सुधारों के लिए वर्ष 1991 से वर्ष 1992 में राज्य चैलैया का सुधार समिति गठित की गई। इसी समिति की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 1994 में सेवा शुल्क अर्थात सर्विस टैक्स की अवधारणा लाई गई। इसके बाद वित्त वर्ष 1997 से वर्ष 1998 में वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है और इसे ड्रीम बजट की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत आर्थिक सुधारों का एक मुकम्मल खांचा खींचा जाता है। आयकर को 40% से घटाकर 30% कर दिया गया, जबकि कारपोरेट टैक्स में सरचार्ज अर्थात उपकर हटा दिया गया। इसके साथ ही आयकर के अंतर्गत स्लैब सिस्टम को प्रस्तुत किया गया। ये स्लैब सिस्टम वर्ष 2014 से 15 तक चलाया जाता है, जब तक कि तत्कालीन मोदी सरकार द्वारा इसमें बदलाव न कर दिया गया। वर्ष 1997 से वर्ष 1998 के बजट में ही आया कि स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना प्रस्तुत की गई। इसके तहत लोगों से ये कहा गया कि वे अपनी अघोषित आय के बारे में जानकारी दें और सरकार को उस आय का 30% कर के रूप में भुगतान करके इसे वैध बना सकते हैं। इस तरह घोषित की गई आय का विभिन्न कानूनों जैसे विदेशी विनिमय अधिनियम 1973, आयकर अधिनियम 1961, संपत्ति कर 1957 और कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। यह योजना काफी हद तक सफल रही। इसके अंतर्गत 35 लाख लोगों द्वारा अपने काले धन का रहस्योद्घाटन किया गया। इसमें भारतीय राजकोष में 7.8 हजार करोड़ रुपया भी आया। हालांकि विभिन्न सरकारी संस्थाओं और न्यायपालिका द्वारा इस योजना की आलोचना भी की गई। कैग यानी नियंत्रण एक महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट में इस योजना को ईमानदारी करदाताओं का करने वाली कायावद बताया गया। उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार को हिदायत दी कि भविष्य में ऐसी किसी भी योजना की पेशकश से बचाइए। कर सुधारों की इस प्रक्रिया में जुलाई 2017 में लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर को मील का पत्थर माना जाता है। इसे आदमी के बाद अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार कहा जाता है। इसके अंतर्गत 17 पुराने करों और 23 उपकारों को मिलाकर एक नवीन अप्रत्यक्ष कर यानी वस्तु एवं सेवा का जीएसटी का रूप दिया गया है। वस्तु एवं सेवा का घरेलू उपभोग के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्य वर्धित कर रहे हैं। हालांकि पेट्रोलियम, मादक पेय और स्टाम्प शुल्क आदि उपवाद भी है जो अभी भी वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत नहीं आते हैं। वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन यह वस्तुओं और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को घोषित किया जाता है। यदि वस्तु एक सेवा कर की उपलब्धियों की
जाए तो इनमें एक स्वचालित अप्रत्यक्ष कर पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण किया गया है। इसके तहत ई-वे बिल की शुरुआत के साथ नकली चालान पर कार्रवाई करने के जीएसटी राजस्व में बढ़ोतरी करने में मदद मिली है। इसके साथ ही करों के अनुपालन का सरलीकरण हुआ है। हालांकि इस कर सुधार के समक्ष अनेक चुनौतियां भी हैं, जैसे राजकोषीय संघवाद के मुद्दे पर अक्सर केंद्र एवं राज्यों के बीच कर बंटवारे के लेकिन तनातनी रहती। इसके साथ ही 15वें वित्त आयोजन ने भी इसे संबंध में कुछ मुद्दे रेखांकित किए हैं। जीएसटी शासन में कर दरों की बहुलता, पूर्वानुमान के मुकाबले जीएसटी संग्रह में कमी, जीएसटी संग्रह के उच्च अस्थिरता आदि है। वैसे क्या आप भी कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था में कर सुधारों की भूमिका के बारे में कहना चाहेंगे? अगर आप कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर हमारी सबसे पहले वीडियोस पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ में।